Hello students, a very warm welcome everyone. Today I will be sharing some of the tips or you can say the tactics through which you can attack JEE and score very good marks. तो कहीं मिस्टेक्स होती है जो हम लोग करते हैं, अगर उन मिस्टेक्स पे हम काम कर लें या उन मिस्टेक्स को हम अच्छे से इंप्रूव कर ले तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं सारी जितने भी एस्पेक्ट होते हैं जेई से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट पे आपके सामने बात करने वाला हूं। उनके क्या क्या रेमेडी हो सकते हैं, क्या उनको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात आपके सामने लिखी हुई है। वो बात क्या है कि डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। इस बात का ध्यान रखना कि आज कुछ करके दिखाइए ताकि आपका फ्यूचर आपको थैंक यू बोले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहली बात या सबसे पहला पॉइंट जो मैं कवर करने वाला हूं दैट इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसको आप इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली हम उनमें मिस्टेक कर रहे हैं, डेफिनेटली मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनमें मिस्टेक कर रहे हैं तभी हम टारगेटेड स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे या हमारा टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें। सबसे पहली बात, अपने खुद के नोट्स बनाइए। हैंडआउट्स पे जो है आप हैंडआउट्स कलेक्ट करते हैं, मेरे हिसाब से आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये, शॉर्ट नोट्स बनाने से आपकी एक्यूरेसी बहुत सही होती है चीजों को प्रेडिक्ट करने में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात क्या है, अगली बात मैं आपको बता रहा हूं मेजर एडवाइस। कुछ मेजर एडवाइस मैं आपको दूंगा। सबसे पहली एडवाइस तो ये है, सॉल्व क्वेश्चंस ऑन योर ओन। अभी आपके सामने क्या हो रहा है, अभी आप क्या करते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो 1 से लेकर 10 तक मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन। मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मैं फटाफट से उसका आंसर देखूंगा। Am I right? मैं फटाफट से उसका आंसर देखूंगा, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या करना है, इफ यू आर सॉल्विंग 10 क्वेश्चन तो पहले 1 से लेकर 10 तक सारे सवालों को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद ही सोल्यूशन देखिएगा और आंसर्स देखिएगा। सोल्यूशन पे भी बाद में जाइएगा, पहले आंसर देखिएगा। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके 6 क्वेश्चन सही हुए, 4 गलत हो गए, तो उसके सोल्यूशन तभी देखिएगा जब आप उसको री अटेम्प्ट कर लें। अभी हमारी टेंडेंसी क्या है बच्चों, हमारी टेंडेंसी है कि पहला सवाल नहीं हुआ, हमने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, देन वी डायरेक्टली मूव टू द सोल्यूशन। उससे क्या होता है, आपके थिंकिंग लेवल इंप्रूव नहीं होता है। देखिए, आप अगर किसी भी चीज में टाइम दे रहे हैं ना, दैट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, दैट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। उसको ऐसे सोचो, आप कहीं ना कहीं अपने थिंकिंग लेवल्स को इंप्रूव कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, डायरेक्टली सोल्यूशन पे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पेपर में लैग बिहाइंड करते हैं, क्योंकि वहां आप सोच नहीं पाते, वहां सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है और आपकी टेंडेंसी क्या हो रही है कि आपसे सवाल नहीं हो रहा, तो हमें सोल्यूशन देखना चाहिए। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि सॉल्व क्वेश्चंस ऑन योर ओन, नॉट फ्रॉम द सॉल्यूशंस, राइट। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम बहुत सारे सवाल सॉल्व करते हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोग सेम टाइप के सवाल सॉल्व करते हैं। नेवर गो ऑन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपने मान लीजिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने किसी भी चैप्टर के, तो आप इस बात का ध्यान रखिए दैट 50 क्वेश्चन शुड बी क्वालिटी वाइज, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। क्वांटिटी पे मत जाओ, 50 सवाल करो पर बेस्ट करो, अपने लेवल्स को अपग्रेड करो। कहीं ना कहीं हम लेवल्स को डिग्रेड कर रहे हैं, हम वो सवाल को दोबारा से सॉल्व करके अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं जो हमें आता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे उस चीज में। तो इस बात का हमें डेफिनेटली ध्यान रखना है कि जो सवाल हमने कर रखा है या जिसको पढ़ के हमें लगता है कि सवाल हमसे हो जाएगा, नेवर अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, वो आप वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी आपसे हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, 50 सवाल कर रहे हो तो दैट शुड बी क्वालिटी क्वेश्चन। क्वालिटी क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जाए, हर क्वेश्चन आपको परेशान करे, तभी तो आप कुछ सीख पाओगे। जब तक आप परेशान नहीं होगे तब तक आप सीखोगे कैसे, राइट। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और क्वेश्चंस को इस तरह से सेलेक्ट करो जो आपको लगता है कि हाँ यार मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं आता। हम डेफिनेटली क्या होता है, हम चीजों से भागते हैं, तो चीजों से भागना नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली बात की, टारगेटेड प्रिपरेशन। हमें टारगेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब टारगेटेड प्रिपरेशन का मतलब सर क्या क्या करना चाहिए हमें, व्हाट वी शुड टारगेट। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चा जो होता है ये सोचता है कि हाँ हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे टेस्ट के अंदर। ऐसा नहीं है। सेलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वही बताया आपको बात अभी इससे पहले वाली स्लाइड में कि सेलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम क्वेश्चंस को सेलेक्ट नहीं करेंगे या हम अच्छे क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने लेवल्स को डाउन कर लेंगे। तो लेवल्स डाउन नहीं आता है, आपको पता है जेईई मेंस में भी मैथमेटिक्स का भी काफी अच्छा सेक्शन आता है, और अगर हम बात करें आईआईटी एडवांस में भी तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सिंपल लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो हम अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। हमें एक चीज पे और फोकस करना है कि जब हम कंटेंट को कर ले कंप्लीटली, या हमने अपने कोचिंग के मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है, उसके अच्छे सवाल हमने कर लिए हैं,
तो पहले जो आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे थे उनको टिक मार्क करना है। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। 10 से 15 साल के आपको जेईई एडवांस के पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन। हमें 10 से 15 साल के पेपर सॉल्व करने, और साथ के साथ जेईई मेंस की अगर बात करें तो 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी जेईई मेंस के क्वेश्चन आए अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी अ गेम चेंजर। इस बात का ध्यान रखिए। ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है, साथ के साथ आपको टारगेटेड प्रिपरेशन करने में भी हेल्प करेगा। अभी हम क्या करते हैं कि काफी चीजों में डाइवर्ट हो जाते हैं। यस, वी आर डाइवर्टेड इन सो मेनी थिंग्स। हम ये वाली बुक भी कर लें, वो बुक भी कर लें, ये वाला मटेरियल भी कर लें, वो वाला मटेरियल भी कर लें। नॉट लाइक दैट। फोकस ओनली ऑन वन थिंग। क्या वन थिंग? आपका मटेरियल और साथ के साथ पीवाईक्यू सॉल्व करना है। दैट इज द टारगेटेड प्रिपरेशन। और सेलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चंस पे आपको हमेशा फोकस करना है। आपका क्वेश्चन हमेशा सेलेक्टिव होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको सिखा के जाएं। इस बात का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है बच्चों। लेट्स मूव अहेड। अगर अगली बात करें तो क्या है बैकलॉग्स। हमारा सबसे बड़ा इशू क्या होता है बच्चों? बैकलॉग। और बैकलॉग करना हमें कब याद आता है? जब हमें लगता है कि यार हमारे ऊपर प्रेशर हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमें बैकलॉग कंप्लीट करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि बैकलॉग बनने नहीं देना है। इन केस अगर बन भी जाए तो उसकी क्या रेमेडीज है? किस, ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आज के टाइम पे बच्चे करते हैं। बैकलॉग कभी नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा अपनी क्लासेस को अटेंड करना है, लाइव क्लासेस को अटेंड करना है, रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करना है। बैकलॉग नहीं होने देना, क्योंकि बैकलॉग बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं कि डिसएडवांटेज है जेईई के बच्चों के लिए। अब अगर हो भी गए तो इसको इंप्रूव कैसे करना है? सबसे पहले ध्यान रखिए कि अपने जो भी बैकलॉग है, सपोज करो 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करो। लेट अस सपोज मेरे को आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? 5 दिन में डिवाइड कर लूंगा। 5 दिन में मैं 2-2 टॉपिक पढ़ूंगा डेली, और उसके करस्पॉन्डिंग में क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आप कभी भी बैकलॉग को एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते, है ना। और ध्यान रखिए भाई, इसको होने नहीं देना है। तो मैंने वही बोला है कि ट्राई टू मेक स्मॉल टारगेट्स विच आर अचीवेबल। ऐसे टारगेट्स बनाओ जो अचीवेबल है। हम क्या होता है, ऐसे टारगेट्स बना लेते हैं जो अचीव नहीं कर पाते और फिर हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। ऐसा करते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डेफिनेटली आप ऐसा करते होंगे कि आप टारगेट तो ले लेते हैं पर उसको अचीव नहीं कर पाते। तो आपको एक कमिटमेंट करना है कमेंट सेक्शन में मुझसे कि आप कभी भी बैकलॉग्स को नहीं होने दोगे। आप हमेशा रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे। यू विल बी अटेंडिंग लाइव क्लासेस रेगुलरली। इस बात का कमिटमेंट आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों, बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? सॉल्व मैक्सिमम पीवाईक्यू टू गेन कॉन्फिडेंस इन पर्टिकुलर चैप्टर। अब क्या होता है, जब हम बैकलॉग कंप्लीट कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम लिमिट होती है, हमारे पास कम टाइम होता है। तो सर हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए? पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करो। मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, साथ के साथ पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा और मटेरियल से आपको ये लगेगा कि मुझे चैप्टर सब आने लग गया, मैं सीख गया हूं। तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो चैप्टर मेरा बैकलॉग है। बैकलॉग कंप्लीट करने के बाद भी उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यस, नहीं आएगा। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे उस चैप्टर के, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा बेटा जब ही तो आएगा जब आप रेलेवेंसी शो करोगे, जब आप रेलेवेंट क्वेश्चंस करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि मुझे मेरा बैकलॉग या मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया उस चैप्टर पे, राइट। लेट्स मूव अहेड। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो बैकलॉग होने की वजह से या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो भी है, मेरे हिसाब से तो अननेसेसरी एक्सक्यूजेज है जो हम लोग देते हैं। मैंने सुना है बच्चों से बहुत बार कुछ भी एक्सक्यूज देते हैं। देखो भाई, जेईई का प्रिपरेशन है ना, एक छोटी मोटी बात नहीं है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट एग्जामिनेशन, याद रखना इस बात को। और बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो यू शुड बी बेस्ट। इफ यू आर नॉट बेस्ट ना, तो यू विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। इफ यू वॉन्ट टू बी इन द कॉम्पिटिशन ना, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं। टेस्ट के लिए ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं, टेस्ट प्रिपरेशन इज बेस्ट टूल ऑफ रिवीजन। अगर हमें कभी भी रिवीजन करना है ना, तो टेस्ट तो जरूर देना है। हमें कैसे पता लगेगा हम कहां स्टैंड करते हैं? जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। डू नॉट टेक टेस्ट फॉर स्कोर्स। हम क्या करते हैं, स्कोर्स के लिए टेस्ट को लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको रिवीजन के लिए सोचना चाहिए कि यार मेरा ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर है कि नहीं है। मैं देखो, आप अगर स्कोर्स के लिए टेस्ट को दोगे ना, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं प्रेशर में रहोगे। पर अगर आप रिवीजन के लिए या चैप्टर की कमांडेंसी के लिए टेस्ट को दोगे, तो अपने आप स्कोर्स इंप्रूव होंगे, अपने आप स्कोर्स होंगे। एक बार कम आएगा, दूसरी बार ज्यादा आएगा, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इंक्रीज करेंगे। पर अगर आप ये सोचते हो कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, मेरा ये चैप्टर बैकलॉग है, तो भाई ये गलत बात है। आपको हमेशा टेस्ट देना है, जो भी टेस्ट है, और कोशिश ये कीजिए कि एक वीक में एक टेस्ट जरूर दें। अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, एनालिसिस। ये सबसे बड़ा की पॉइंट है जो हम लोग अवॉइड करते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो हम करते हैं। मैंने वही बोला आपसे कि अवॉइड मिस्टेक्स, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन।
अगर आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे, टेस्ट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, टेस्ट देने के बाद उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बस यही होगा कि आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। आप जहां पे हैं वहीं पे स्टैंड करेंगे। और आप में से काफी बच्चे हैं जो एनालिसिस नहीं करते हैं, और एनालिसिस अगर नहीं करते हैं तो वो वहीं के वहीं है, स्कोर्स उनका यही चल रहा है। जैसे मान लीजिए 30% आ रहा है तो 30 to 35 के बीच में ही है, वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। वो टारगेट तो बहुत बड़े लेके चलते हैं कि मुझे 50% क्रॉस करना है, 60% क्रॉस करना है, बट दे आर नॉट। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग टेस्ट एनालिसिस। इट्स अ वेरी 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 बिग इशू। इस बात का ध्यान रखिए, आपको टेस्ट को एनालाइज करना है। सपोज करो आपने पहला सवाल किया, दूसरा सवाल किया, तीसरा सवाल किया, चौथा सवाल किया, आपने 10 सवाल किए, इसके 4 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। 4 पॉइंट मतलब किस वजह से नहीं हुआ, मतलब मेरे को क्या लगता था, मेरे पास मेरे को थ्योरेटिकल पार्ट इसका पता नहीं था, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। आपको एक एक चीज का एनालिसिस होना चाहिए, एक एक सवाल का एनालिसिस होना चाहिए, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। आगे वही बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है ना? Wear your failure as a badge of honor, because failure is the next step towards success. But what we are doing, if we are becoming failure now, we are not trying to improve that thing. We are just like in a comfort zone. चलने दो यार, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नहीं यार, आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, can't. तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस आपने किए जो आपसे गलत हुए, just write down the reason in front of them. What was the reason behind this question? मेरे से क्वेश्चन गलत कैसे हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मुझसे गलत नहीं होना चाहिए था ये सवाल। हर एक क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ उसके सामने रीजन होना चाहिए, तभी तो इंप्रूव करोगे, तभी वो गलती दोबारा नहीं होगी। इसलिए टेस्ट एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, राइट? नेक्स्ट अगर बात करते हैं मस्ट रिमेंबर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सॉल्व ओनली वन बुक, स्टडी फ्रॉम वन टीचर। देयर इज नो सच लाइक गॉड ऑफ मैथ्स, गॉड ऑफ फिजिक्स एंड गॉड ऑफ केमिस्ट्री। आई डोंट थिंक सो। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे हिसाब से सभी टीचर सेम है, और जो आपको पढ़ा रहा है वही आपके लिए सब कुछ है। अभी बच्चे क्या करते हैं इन जनरल, इधर उधर घूमते हैं, ये वो, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरा आपको यही कहना है कि जिससे आप पढ़ रहे हैं ना वही आपके लिए सब कुछ है। हैव ट्रस्ट एंड फेथ ऑन दैट टीचर। डोंट गो डिस्ट्रैक्टेड ऑन गोइंग हियर एंड देयर। अंडरस्टैंडिंग आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? आपको फोकस करना है, आपके जो टीचर आपको बता रहा है, आपके रेस्पेक्टेड फैकल्टी जो चीज बता रही है उसको फॉलो करो। अपने मटेरियल को जो बोला जा रहा है, वन बुक का मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी कोचिंग में, जो इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसको फॉलो करो अच्छे से। करके तो देखो यार, इतने सालों का एक्सपर्टाइज होता है उस मॉड्यूल में या उस मटेरियल में जो आपको मिल रहा है। प्लस साथ के साथ इस बात का तो ध्यान रखना कि पीवाईक्यू तो मस्ट है, क्योंकि वो आपकी रेलेवेंसी को बढ़ाएगा। क्योंकि मॉड्यूल में भी पीवाईक्यू होते हैं, बट बहुत सारे पीवाईक्यूज और हमें मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सॉल्व ओनली वन बुक and study from one teacher. There is no such like God of maths, physics and chemistry. The teacher which is teaching you, have faith on the teacher and he is the God for you. Getting my point? इस बात का आप ध्यान रखिए, आप फोकस रहिए। देखो उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता जो इधर उधर भागते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा यार, सच बोल रहा हूं। अगर आप फोकस रहेंगे, पढ़ाई करेंगे ईमानदारी से, स्पेसिफिक मटेरियल सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, अपने टीचर पे फेथ रखेंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आपका एक ही गोल होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए, मुझे आईटी में जाना है। मेरा तो एक ही सपना है जो मैंने देखा है, मुझे आईटी तक जाना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे पेरेंट्स का ड्रीम यही है एंड आई विल डेफिनेटली कंप्लीट इट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। स्पीड एंड एक्यूरेसी। बच्चे बार बार ये सवाल पूछते हैं, सर हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही, सर हम एक्यूरेसी पे फोकस नहीं कर पा रहे, हम एक्यूरेट नहीं हो पा रहे। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है ना, स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम फोकस करते हैं स्पीड पे। भाई तुम प्रैक्टिस करके देखो ना, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो आप, आपकी स्पीड कैसे इंप्रूव नहीं होगी? अभी हम क्या करते हैं, इफ यू आर सॉल्विंग वन ऑफ द रेस, रेस इज हैविंग 10 क्वेश्चंस, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डीलिंग इट इन 1 hour, 1.5 hour, 2 hour, वी आर हैविंग अनबाउंडेड टाइम। We have not decided or we have not set the time for solving one of the race which is having 10 questions. You should set the time ना। एक टाइम लिमिट तो लेके चलो कि मुझे 40 मिनट्स में उस रेस को कंप्लीट करना है, then I have to। तभी तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। अगर आप अनबाउंडेड स्टडी करेंगे तो कभी भी आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होती, और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड इंप्रूव होगा। तो स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस, ध्यान रखिएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड आपका इंप्रूव होगा। डोंट गो फॉर स्पीड, मेरा कहने का मतलब ये, गो फॉर प्रैक्टिस। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली अगर मैं कहूं तो प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो स्पीड अपने आप इंप्रूव, ठीक है? और टाइम बाउंड स्टडी जरूर करो, अदरवाइज क्या होगा, पेपर में आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां तो टाइम बाउंड होगा सब कुछ। नेक्स्ट इज ट्राई टू बी मोर एक्यूरेट रादर देन सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। आप
मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ यार, किसी बच्चे का जैसे जो जे एडवांस का पेपर आता है, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, जे एडवांस का कोई बच्चा पेपर दे के आता है, मैं उससे पूछता हूँ, सपोज करो उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, लेट अस सपोज उसके 60 क्वेश्चन आए पेपर में, उसने 60 क्वेश्चन किए। अगर वो मुझे बोलेगा ना कि 35 क्वेश्चन किए सर मैंने और वो सही होंगे, पक्की बात है, तो एक्यूरेसी लेवल पता है किसको कहते हैं? एक या दो ही गलत होंगे, उससे ज्यादा गलत नहीं होंगे, दैट इज एक्यूरेसी लेवल। आप क्या करते हो, 60 में से 50 करके आते हो, आपको पता ही नहीं है कि मेरे 30 गलत हो गए, 20 सही हो गए। That is not accuracy. Accuracy का मतलब है you should have the confidence that I am ticking the option. तो I am having that much of level of confidence कि वो कभी गलत नहीं हो सकता है वो क्वेश्चन बोनस हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए, पर मेरा आंसर कभी गलत नहीं होगा। That much of confidence you have to gain. Getting my point? What I'm trying to say. हम लोग भागते किसके पीछे? स्पीड के पीछे। ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, बिना सोचे ऑप्शन को टिक करने की कोशिश करते हैं। That is not the right way to study. या टेस्ट देने का सही तरीका नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए हमेशा, ट्राई टू बी मोर एक्यूरेट रादर देन सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चन। आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, जो आपने टिक किया है ना वो आपका सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा बेटू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। रिवीजन टैक्टिक्स का, रिवीजन के बारे में ध्यान रखिए, डेली रिवीजन कीजिए, है ना। रिवीजन के बारे में एक बात ध्यान रखिए, दैट शुड बी एवरीडे टास्क है भाई रिवीजन, है ना। दिस इज एवरीडे टास्क, इस बात को ध्यान रखिए। 30 से 40 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए आप, ऑल सब्जेक्ट में, पीसीएम में मिला के, टोटल मिला के कह रहा हूं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स में 30 से 40 सवाल आपको डेली रिवीजन करना है। अदरवाइज क्या होगा, अभी आप अपने पास्ट में जाके देखिए, जो जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, आपको उसका 50% भी थ्योरेटिकल पार्ट पता नहीं होगा, क्वेश्चन तो भूल ही जाओ। एम आई राइट? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मुझे रिवीजन के लिए डेली 2 to 3 आवर्स तो कैलकुलेट करनी है। इफ नॉट 2 to 3 आवर्स, देन एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर रिवीजन। Otherwise that chapters we have studied ना, that will be completely diminished. इस बात का ध्यान रखना है, वो खत्म हो जाएंगे चैप्टर, कोई फायदा नहीं उनको पढ़ने का। तो रेगुलर प्रैक्टिस इज मच नेसेसरी। मैनेज प्रीवियस चैप्टर, वही मैंने लिखा है, प्रीवियस चैप्टर्स को अच्छे से मैनेज करो। ध्यान रखिए डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर उस काम को करने का। रेडी टू स्टडी 12 to 14 आवर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि कम पढ़ाई करने से काम चल जाएगा, नहीं, आपको 12 to 14 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग क्लासेस। इस बात का ध्यान रखिए। स्टॉप ओवर थिंकिंग, सोचना बंद कर दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। व्हाट इज इन योर हैंड्स? टू स्टडी, टू पुट योर 100%, दैट इज इन योर हैंड्स। रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड्स। इफ यू हैव गिवन योर 110% ना, तो डेफिनेटली रिजल्ट विल बी योर्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात मुझसे कमिटमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि डेफिनेटली सर वी विल क्रैक इट, हम लोग जीतेंगे सर इस जंग को। देखो मैं को सीधी सी बात है, हम हारेंगे या जीतेंगे हमें नहीं पता, पर हम लड़ेंगे पूरी ताकत से। आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम एवरीवन, और अपने पेरेंट्स को ड्रीम को फुलफिल करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को जो भी मैंने आपको बताएं, आई हैव कवर्ड ऑल द की पॉइंट्स दैट आर मच नेसेसरी। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कमिटमेंट क्या है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्या होता है? देखो टाइम मैनेजमेंट की बहुत सिंपल सा फंडा होता है बेटू। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है ना, हम कब टाइम के पीछे भागते हैं? जब हमें लगता है कि हम प्रेशर में, या हमें लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, या हम ऐसा कहते हैं, लेट अस सपोज वी आर हैविंग 1 month एंड वी हैव टू कंप्लीट अ टास्क एंड दैट टास्क इज ओनली ऑफ 10 days। तो व्हाट विल डू, हम 20 दिन निकल जाने का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम 10 दिन बचेंगे, तब प्रेशर फील करेंगे, तब उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो अगर टाइम को सही तरीके से मैनेज करोगे, सिलेबस को सही तरीके से मैनेज करोगे ना, या शुरुआत से ही अपने सिलेबस को सही तरीके से लेके चलोगे ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज से ही मैं कह रहा हूं, आप स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, दिस इज द डे। आज से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो कि सर यस मैं सही तरह से टाइम को मैनेज करूंगा। मेरा पूरा चैप्टर्स पुराने जो रह गए हैं, जिनका रिवीजन करने की मुझे बहुत जरूरत है, डेफिनेटली आई विल डू दैट। और विद इन 2 or 3 months यू विल बी ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। आप बहुत अच्छे ट्रैक पे होंगे, बट करना तो आपको ही है, यू हैव टू डू, है ना। वी कैन ओपन द डोर्स, यू हैव टू एंटर देम बाय योरसेल्फ। गेटिंग माय पॉइंट? लेट अस, आप यहां पे क्या करते हैं, सिलेबस को सही तरीके से ट्रैक नहीं करते, आप कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप करंट क्लासेस पे, करंट होमवर्क पे फोकस करते हैं। मैंने बोला अगर रिवीजन की सही प्लानिंग बनाओगे ना, तो ये चीज कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी और टाइम भी मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज गिविंग टू मच टाइम टू सम चैप्टर्स एंड टू लेस टू अदर्स। हमें जो चैप्टर्स अच्छे लगते हैं उस पर हम बहुत टाइम देते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, पर जो हमें अच्छे नहीं लगते उस पर कोई टाइम नहीं देते। भाई उसका सवाल नहीं करोगे क्या? वहां पे करना तो पड़ेगा ना, किसी ना किसी एक दिन तो अपने डर से आपको जीतना ही पड़ेगा ना। सही बात है ना कभी तो आपको अपने डर से जीतना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं जीतोगे ना, तो कल पक्का हार जाओगे। इसलिए आज ही अपने डर को खत्म करो, उसको ओवरकम करो, उसको बीट करो और जीत के दिखाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग एवरीवन। हैव अ गुड डे। थैंक यू।